एक बार सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाई मनोज सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज़ नंबर दूसरी। पहले टेस्ट सीरीज़ एक मैंने डाल दी थी, ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें वापस से मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके क्वेश्चन अलग थे और इसके अलग हैं। तो लाइव क्लास में बने रहिएगा। एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर क्लास को चालू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन बताऊँगा और एक क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर डीप हो गया या ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छी जगह पर बनेंगे, अच्छी कॉलेज मिलेगी आपको। इसीलिए तैयारी में कंजूसी मत करिए, तैयारी में कंजूसी मत करिए। जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है आपको उसको लपेट लीजिए, ठीक है। तो लिंक शेयर कर दिया हो तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी कपास। 4 आपके पास ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। खैरा रोग का संबंध किससे है बताना है आपको। जी बिल्कुल राइट, जिसने बी जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध है धान से, ठीक है। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जब आपको जो सवाल बताया जा रहा है आपको सिर्फ उसी का कमेंट करना है और वो भी तब करना है जब आपको बोला जाए कि कमेंट करके बताइए। हाँ मुझे पता है आपको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी आपको मौका देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो आप जब कमेंट करेंगे तो वो जानकारी आपसे मिस हो सकती है। इसीलिए मैं जब कमेंट करने के लिए बोलूँ तभी आप कमेंट करें, ठीक है। तो अगला सवाल है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो कमेंट करके बताना है आपको किसकी कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट करके बताना है। जिसने ऑप्शन दिया है सी बिल्कुल सही जवाब है, जिंक या जस्ते की कमी से। धान का जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक या जस्ते की कमी से होता है। अगला सवाल है, काजरी CAZRI कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है। बताइए काजरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। जिसने जवाब दिया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी जोधपुर में स्थित है और काजरी को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है या केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो काजरी वाला सवाल है ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी तो ये रिपीट हो जाता है लगातार 3-4 साल तक यही सवाल आता है। तो इसको ध्यान से देखना। और इसकी स्थापना दिवस है ये जरूर पूछ सकता है इस बार 1959 में, ठीक है। 1959 में चाहे कोई सा ही एग्जाम दे रहे हो आप, जेट दे रहे हो, ICR दे रहे हो, VHU दे रहे हो, PAT दे रहे हो, यूपी के टेट दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो या सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, ये सवाल ऐसे हैं कि ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, काजरी तो मैंने बता दिया जोधपुर में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आफरी कहाँ पर है तो आफरी काजरी के अंदर ही है। काजरी के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आफरी। उसका नाम है आफरी AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मरु क्षेत्र वन अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। मरु क्षेत्र वन अनुसंधान केंद्र उसका नाम है और उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो आफरी की स्थापना 1955 में और काजरी की स्थापना 1959 में। अगला सवाल है, गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर। जेट में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर कितनी होती है। अब आपसे सामान्य बीज दर पूछा है तो बताना है आपको। ऑप्शन ए 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी 80 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम और ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। बताना है ABCD। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। कमेंट करके बताइए जल्दी से।
जी बिल्कुल सही जवाब, जिसने सी ऑप्शन दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 किलोग्राम। सामान्य बीज दर कितनी होती है? 100 किलोग्राम होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देरी से बुआई के लिए या लेट सोइंग के लिए या लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में गेहूं की बुआई के लिए बीज दर कितनी होगी, तब आपका जवाब होगा 120 किलोग्राम। तब आपका जवाब क्या होगा? 120 किलोग्राम होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। बताना है आपको, नागौरी, मुर्रा, मालवी, थारपारकर। तो जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? मुर्रा के होते हैं। बी, जिसने बी जवाब दिया है सही है, मुर्रा के होते हैं। और देखो मुर्रा जो नस्ल है वो देसी भैंस की नस्ल है और ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है। सबसे ज़्यादा ये क्या करती है? दूध उत्पादन देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक होती है। और जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नागौरी नस्ल के बैल कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? सबसे अधिक वसा निम्न में से सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है? बताना है आपको। ऑप्शन ए है नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी जाफराबादी और ऑप्शन डी भदावरी। ठीक है, बताना है आपको, जल्दी बताइए। सबसे अधिक वसा, ये जो यहाँ पर मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था सबसे अधिक दूध उत्पादन, वसा नहीं थी वो, सबसे अधिक दूध उत्पादन था वो। क्लियर कर देता हूँ, अगर बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया हो तो कोई बात नहीं। सबसे अधिक वसा इसमें नहीं होती है, सबसे अधिक इसमें इसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। अब वसा सबसे अधिक होती है वो किस में होती है? भदावरी में होती है। कितनी प्रतिशत? 13% वसा पाई जाती है। तो भदावरी नस्ल के दूध में 13% वसा पाई जाती है और वो जो दूध उत्पादन देती है सबसे अधिक वो देती है मुर्रा नस्ल। ठीक है, अगला सवाल है, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल माने जाते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। तो आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके ए, बी, सी या डी। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं सबके जवाब दूंगा, अभी जवाब देना उचित नहीं है। प्लीज़ एक बार बताइए आप, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम किस नस्ल के बैल हैं? जी बिल्कुल सही, नागौरी। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल नागौरी नस्ल के बैल माने जाते हैं। अगला सवाल है, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? सुपरवाइजर की जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें इस सवाल को पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया था। फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? बेर, आम, पपीता या केला। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, बताना है आपको। फल मक्खी किसका कीट है, मुख्य कीट है? बेर का, आम का, पपीता का या केला का? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फल मक्खी कीट होता है, मुख्य कीट होता है, वो किसका होता है? बेर का होता है। फल मक्खी मुख्य कीट किसका होता है? बेर का होता है। अगला सवाल है, राजस्थान को कितने कृषि शस्य जलवायुवीय खंडों में बांटा है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायुवीय खंडों में बांटा है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या 21। 4 ऑप्शन हैं। फिर ये भी बताऊंगा कि कृषि जलवायु खंड क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में, कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायुवीय खंडों में बांटा है। जी बिल्कुल सही जवाब है, जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल सही जवाब है, जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका सही जवाब है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायुवीय खंडों में बांटा है? राजस्थान को 10 कृषि शस्य जलवायुवीय खंडों में बांटा है। कितने में बांटा है? 10 कृषि शस्य जलवायुवीय खंडों में बांटा है। ठीक है, अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं मैं। देखो, जो अभी आप लाइव क्लास ले रहे हो वो आप ले रहे हो एग्री बाई मनोज सर चैनल पर। ठीक है, इसी का एक और चैनल है जहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें टेस्ट सीरीज और थ्योरी वाली क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप वो क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। सुबह उस पर चलती है एग्रीकल्चर की क्लास सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे उसमें चलती है बायोलॉजी की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में आप उस चैनल पर जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना। चैनल का नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। ये देखो यहाँ पर शो हो रहा है, चैनल का नाम इंपीरियल एग्रो क्लासेस है। उसको जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जो फ्यूचर में जो वीडियोज़ आएँ वो आपको मिल सके और आप फ़ायदा उठा सको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग मापन, वायु दीक्षा सूचक यंत्र, वायु नमी मापन और वायु दाब। बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का समय है आपके पास। बताना है एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो, जिसने जवाब दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायु के वेग को मापने के लिए और वायु की दिशा को मापने के लिए विंड वेन का उपयोग किया जाता है। विंड वेन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है लगभग, इसने तो रिजर्वेशन ही करवा लिया, मुझे ऐसा लगता है। हर जगह ये एग्जाम में टपक जाता है, चाहे सुपरवाइजर ले लो, AAO ले लो, आप जेट ICR BHU ले लो, सब जगह ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इसमें स्टूडेंट। एनीमोमीटर का देखते ही वो सीधा ये करता है कि वायु की दिशा बताता है, लेकिन दिशा नहीं बताता है, ये वायु का वेग बताता है या उसका स्पीड की किस गति से वायु बह रही है। ठीक है, तो अगला सवाल है, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो, जो वीडियो लाइव क्लास चल रही है उसके नीचे 2 कमेंट बॉक्स होते हैं, एक होता है लाइव चैट बॉक्स और एक होता है कमेंट बॉक्स। तो लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आप वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइव चैट बॉक्स में आप सबके साथ कमेंट करोगे तो सही रहेगा थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल है, इसका आंसर दीजिए। जिसने ए ऑप्शन वाला आंसर दिया है वायरस, बिल्कुल सही है। ये जो वायरस होता है ये 7 प्रकार का वायरस होता है। A, O, C और 3 और प्रकार के वायरस होते हैं। वो टोटल मिला के 7 प्रकार के वायरस से क्या होता है? खुरपका मुंहपका रोग होता है। अब देखो, खुरपका मुंहपका रोग में क्या होता है? इस रोग में जो पशु का खुर होता है, खुर यानी कि उसके जो पाँव होते हैं और उसका जो मुंह होता है, उस पर विशेष प्रकार के क्या बन जाते हैं? छाले बन जाते हैं। विशेष प्रकार के छाले बन जाते हैं, उसका मुंह सूज जाता है, कट जाता है, फट जाता है और उसके जो खुर होते हैं वो भी कट फट जाते हैं। यही इस रोग का मुख्य लक्षण है और मुख्य रूप से ये भेड़ और बकरियों में अधिक होता है और आसानी से वहाँ पर ज़्यादा फैलता है। तो खुरपका मुंहपका रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए चोखला, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बीकानेरी और ऑप्शन डी गद्दी। 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। चोखला, मारवाड़ी, बीकानेरी और गद्दी, चारों ही भेड़ की नस्लें हैं, ध्यान रखना, चारों ही भेड़ की नस्लें हैं। और स्पेशली ये जो गद्दी है, ये अभी AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें पूछा गया था निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल है, और उसमें गद्दी था और लोगों ने गद्दी को गलत किया था और ये गद्दी भेड़ की ही नस्ल होती है। गद्दी कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी भेड़ की नस्ल होती है जो मुख्य रूप से कश्मीरी क्षेत्र में, कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका आंसर जिसने दिया है चोखला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं? चोखला को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? देखो, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। जो राजस्थान की नस्ल मेरिनो है, चोखला है, वो उससे उत्तम नस्ल की ऊन प्राप्त होती है, इसलिए उसको मेरिनो कहते हैं। और दूसरा बात यह है कि ये चूरू, सीकर और झुंझुनू के जो शेखावटी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। सीकर, चूरू और झुंझुनू के शेखावटी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये शेखावटी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। इसका वितरण क्षेत्र भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? आप कमेंट बाद में करिएगा। पहला है ऑप्शन ए टी बडिंग, ऑप्शन बी हार्डवुड कटिंग, ऑप्शन सी बीज द्वारा और ऑप्शन डी गुट्टी दाग। तो जो गुलाब में प्रवर्धन की विधि है वो बतानी है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, टी बडिंग, हार्डवुड कटिंग, बीज द्वारा या गुट्टी द्वारा। जिसने भी आंसर दिया है टी बडिंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। जो गुलाब में प्रवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? टी बडिंग द्वारा करते हैं। गुलाब में प्रवर्धन किससे करते हैं? टी बडिंग से करते हैं। पपीते में किससे करते हैं? पपीते में बीज द्वारा करते हैं। नींबू में किससे करते हैं? नींबू में बीज द्वारा भी करते हैं और गुट्टी द्वारा भी करते हैं। ठीक है, अंगूर में किससे करते हैं? अंगूर में करते हैं हार्डवुड कटिंग से। तो ये अंगूर का हो गया हार्डवुड कटिंग, गुट्टी और बीज द्वारा नींबू का हो गया, और पपीते का सिर्फ और सिर्फ बीज द्वारा, और गुलाब का तो टी बडिंग है ही है। अगला सवाल है, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ आपको, जो लगभग
एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प का राजा या फूलों का राजा किसको कहते हैं, तो गुलाब को नहीं कहते हैं बच्चों, गुलाब को नहीं कहते हैं, गुलाब को नहीं कहते हैं। पुष्प का राजा कहते हैं डहेलिया को। किसको कहते हैं? डहेलिया को बोला जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रमाणित बुक्स हैं उनका डाटा बता रहा हूँ। जो गुलाब होता है वो फूलों की रानी होता है, और जो डहेलिया होता है वो फूलों का राजा होता है। तो आप गलत जानकारी में गलत मत पढ़िए, गलत इन्फॉर्मेशन याद मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। एग्री बाय मनोज सर चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, कितना अच्छा चैनल है ये और कितनी मेहनत करता है। लाइक कर दीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी बेर। बताना है आपको, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। देखो बिल्कुल सही जवाब है, आम का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आम के अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, फिर उसका जवाब क्या होगा? फिर उसका जवाब क्या होगा? केला। क्या होगा? केला। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन आम के बाद में किसका होता है? केले का होता है। और विश्व का जो 60% आम है वो भारत में उगाया जाता है। और विश्व का जो सबसे उत्तम क्वालिटी का आम है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, उसकी जो किस्म है उसका नाम है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो। और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो केला होता है ना, इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आपको। देखो केला, एक तो केले का पेड़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? देखो पेड़ नहीं होता है केले का, उसको हम पेड़ नहीं कह सकते, वो एक शाख होती है। क्या होती है? एक शाख होती है, उसको पेड़ नहीं कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। केले का जो पेड़ होता है वो रेशों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेशों से मिलकर बना होता है। और केला पेड़ नहीं होता है, वो एक शाख होता है। फिर और एक बता देता हूँ, केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है, ठीक है। केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती और चीकू। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। कमेंट फटाफट करिए, फटाफट कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती, चीकू। नाशपाती है, सत्यानाशपाती नहीं है जी। जिसने जवाब दिया है बेर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गरीब का सेब किसको बोला जाता है? बेर को बोला जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजीफस मोरेशियाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेर कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा बेर होते हैं अपने राजस्थान में, आपनो राजस्थान। जो स्टेट, दूसरे स्टेट से भी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है आपनो राजस्थान वाली, आपनो भारत भी कह सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के निवासी जो देख रहे हैं उनको भी सबको प्यार भरा नमस्कार मेरा। निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? बताना है आपको, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। 4 ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर इससे रिलेटेड अच्छी जानकारी दूंगा आपको मैं। यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, यूरिया। यूरिया क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक होता है, जिसको कहाँ पर बनाया जाता है? जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड उर्वरक है? एमाइड उर्वरक पूछ लिया जाए तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया। तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया होगा। 46% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। अगला सवाल है, देखो वही वापस आ गया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितनी होती है? 46% मात्रा होती है इसकी। अगला सवाल है, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। 24, 42, 18 और 33, जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। कितनी होती है? 42% होती है। और 20% इसमें तेल पाया जाता है। तेल कितना पाया जाता है? इसमें 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन 20% तेल और 42% इसमें क्या होती है? 42% इसमें
प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और ये बात सुनकर मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इतना बिल्कुल क्रिटिकल सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बताना है आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा तत्व है जो पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में ABCD। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन A उनका सही है, जिसने जवाब दिया है C उनका गलत है। ठीक है, तो जो मृदा में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? वो होता है ऑक्सीजन। वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कभी कभी क्या कमेंट के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चलती वीडियो में आपको कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, देखो मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ भी सकते हैं इस बार। मृदा में अगर पूछ लिया जाए तो मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। आपका आंसर नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो भी बताता हूँ। देखो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। एक सूरज भी है जो एक तारा है। ठीक है, अब सूरज है वो एक गुब्बारा है। किसका गुब्बारा है? या गोला है? आग का गोला है। और वहाँ पर हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन की क्रिया चलती है। हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है और विभाजित होता रहता है। इसलिए जो सूरज है वो किसका गुब्बारा है? हाइड्रोजन का गुब्बारा है। और आप सभी को पता है कि सूरज हमारी पृथ्वी से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन। और वातावरण में नाइट्रोजन। और जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो जानकारी पसंद आई तो फिर आती है तो फिर वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी समय समय पर। और एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, इंपीरियल एग्रो क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर इससे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये इंपीरियल एग्रो क्लासेस इसी का एक चैनल है, ये थोड़ा बड़ा चैनल है, ये इसी का दूसरा चैनल है। ठीक है, तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और रही बात, वहाँ पर मोस्टली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है, शाम को तो चलती है, शाम को 8:30 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलती है और सुबह 10:30 बजे बायोलॉजी की और कभी एग्रीकल्चर की क्लास चलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इस लाइव क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो उसका लोगो शो हो रहा है यहाँ पर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, ऑल पर करिएगा, तभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आम की प्रथम संकर किस्म है? संकर किस्म है मल्लिका, रत्ना, हाफूस और अल्फांसो। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय बताना है आपको। मल्लिका, रत्ना, हाफूस और अल्फांसो। आम की प्रथम संकर किस्म मल्लिका, रत्ना, हाफूस और अल्फांसो कौन सी है बताना है आपको। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने ए ऑप्शन दिया है मल्लिका, बिल्कुल सही जवाब है। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? प्रथम संकर किस्म है मल्लिका। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फांसो का दूसरा नाम क्या है, तो अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम हाफूस है। अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम क्या है? हाफूस है। और अल्फांसो क्या है? सबसे अच्छी किस्म का जो आम माना जाता है वो किस किस्म का माना जाता है? अल्फांसो किस्म का माना जाता है। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? एग्रीकल्चर शब्द बताना है आपको किस भाषा का है। एग्रीकल्चर शब्द ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी। ठीक है, ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, वो सारे ही शब्द किस भाषा के होते हैं? वो सारे ही शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। और जिन शब्दों के पीछे नोमी या लॉजी लगा होता है, जैसे एग्रोनोमी, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे? वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी देनी थी आपको।
अब एक छोटी सी इंटरेस्टेड जानकारी और दे देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, हटके है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो हिंदी है ना, हिंदी वो किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी जो शब्द है ना वो है अरबी भाषा का शब्द। अब आप कहोगे सर हिंदी तो खुद ही एक लैंग्वेज है, तो हिंदी अरबी भाषा का शब्द कैसे हो सकता है? तो देखो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब की जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इंटरेस्टिंग जानकारी अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे आ जाइएगा। वहाँ पर इससे भी 10 गुना ज़्यादा जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 80, 70 और 2000। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का मतलब ये था कि जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें थी उनमें से भी मुख्य रूप से 2 फसलें, गेहूं और चावल, इनका इतना उत्पादन बढ़ा दिया गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ा दिया गया कि जो भारत में रहने वाला एक एक बच्चा था उस तक अनाज की आपूर्ति की गई। हालांकि उत्पादन उससे भी 5 गुना ज़्यादा अभी भी उत्पादन होता है, परंतु अभी भी भारत में लगभग रोज़ 1000 से लेकर 1200 तक लोग भूखे सोते हैं। तो हरित क्रांति तो हमने संभव कर दी, परंतु अभी तक घर घर तक अनाज नहीं पहुंचा पाए, क्या करें। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जिसने ए वाला ऑप्शन दिया है 1966, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1966। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दूध उत्पादन में स्थान बताना है आपको। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बताना है आपको। भारत का दूध उत्पादन में स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो वैसे तो अभी तक जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग तो भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा था? पहला। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है, पहला। लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें भारत पीछे हो गया, एक स्थान दूसरे स्थान पर आ गया, पहले स्थान पर अमेरिका आ गया है। तो कुछ डाटा चेंज भी हो गए हैं, तो उनको एक बार इस क्वेश्चन को वापस से वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप। वैसे मैंने सारी जानकारी बिल्कुल सही दी है, एग्जिट दी है, हम सारी जानकारी आपको बिल्कुल चेक करके ही देते हैं। लेकिन एक बार फिर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? पपीता पीला होता है, हल्का लाल, पीला, नारंगी, बताना है आपको। एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन, केरिका जेथिन, बताना है आपको। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन या केरिका जेथिन। 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन या केरिका जेथिन। तो पपीते का जो पीला रंग होता है डी, केरिका जेथिन। जिसने भी डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए। हालांकि देने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। देखो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, अभी हर तरफ मंदी का माहौल है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना ना हो जाए कहीं, ठीक है। अगला सवाल है 25वां, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लेकिन एक एग्ज़ाम था, एक बार जेट के एग्ज़ाम में ऐसे पूछा कि मृदा के अम्ल को या मृदा की जो में उपस्थित जो अम्ल है उसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन तो आंसर तो वही था उसका, लेकिन इसको थोड़ा रोटेट और घुमाकर पूछा था। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताना है आपको। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए। जिसने जिप्सम आंसर दिया है बिल्कुल गलत जवाब है सर आपका, बिल्कुल गलत जवाब है। जिप्सम नहीं होता है इसमें होता है चूना। क्या होता है? चूना। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आज क्लास इतनी ही कर पाएंगे कुछ समस्या के कारण। तो 25 बता दिए मैंने आपको क्वेश्चन, कल फिर क्लास लगेगी हमारी, ठीक है। कभी कभी क्या कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, इसके कारण क्या हम समय पर क्लास नहीं ले पाते हैं। अभी पता है आपको, बता दूं कि अभी सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, यूट्यूब में भी प्रॉब्लम चल रही है। यूट्यूब भी कभी कभी
वीडियो नोटिफिकेशन समय पर नहीं भेज रहा है आपको, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए बहुत ही जल्दी ये सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि इंपीरियल एग्रो क्लासेस को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस लेनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, थ्योरी सीरीज ज्वाइन करनी है, तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सुबह इसका जो समय होता है वो 11 बजे होता है क्लास का। ठीक है, और शाम को 8:30 बजे इसका क्लास का समय होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बाकी हमारा साथ आपके साथ है, ज़रूर से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।